Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Faisal Naroz. I am Associate Professor at Department of Bioinformatics, Hazara University, Mansehra. हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन उनकी जानब से लेक्चरर्स के लिए, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ पोस्ट एडवर्टाइज होती रहती हैं और इस हवाले से स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके बहुत से सवालात होते हैं कि किस तरह से हम इंटरव्यू में या टेस्ट में या इस पूरे प्रोसेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस हवाले से जो है वो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जहाँ तक बायो इन्फॉर्मेटिक्स का तल्लक है तो आप सब जानते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड. इट इज़ अ combination of basically biological sciences and computer sciences. So what we do in this bioinformatics, we study the biological system, biological molecules with the help of computer. So it's a mixture of both the biological sciences and computer sciences. तो इसमें होता यह है कि ना सिर्फ हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज पढ़ते हैं बल्कि हम कंप्यूटर के कोर्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक है और बायोलॉजिकल साइंसेज की बाकी भी जो फील्ड्स हैं वो भी शामिल होती हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इस का जो इंटरव्यू होगा वो थोड़ा बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट इसलिए होगा कि ये मिक्सचर है। तो इसलिए आपको वो तमाम सब्जेक्ट जो आपने अपने बीएस के दौरान या एमएससी के दौरान पढ़े हैं तो आपने उनको थॉरोली जो है वो स्टडी करना है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि किसी भी कैडर के लिए जब पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं तो आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी एडवर्टीजमेंट को पढ़ना। उसमें आपने देखना है कि एडवर्टीजमेंट में क्या चीज़ मांगी गई है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो प्रॉपर एप्लीकेशन होती है। हम अपने स्टूडेंट्स को या जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये हमेशा गाइड करते हैं कि प्रॉपरली आपने अप्लाई करना है। आप अप्लाई किस तरह करना है, आपने एडवर्टीजमेंट को पढ़ना है, उसमें जो चीज़ डिमांड की गई, जिस तरह से कहा गया है, प्रॉपरली फॉलो करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को फिल करेंगे और तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, उनको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर आपने सबमिट करने हैं। अक्सर ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जिसमें लाइक डिस्टिंक्शन है, हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आपकी कोई डिस्टिंक्शन है, आपने कोई पोजीशन ली हुई है अपने कैरियर में, या आपकी हायर एजुकेशन जिस तरह एमफिल या पीएचडी है उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्री है वो ज़रूर लगाएं। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो आपने वो सर्टिफिकेट अपने साथ ज़रूर लगाना है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं कि जो ये पूरा प्रोसेस है इसकी डिवीजन जो है वो किस तरह से है। तो इट इज़ डिवाइडेड एज एकेडमिक्स इज ऑफ 20%, डिस्टिंक्शन 4%। एकेडमिक्स जो है वो आपके मैट्रिक, एफएससी या बीएससी या एमएससी है उसकी बेस पे आपके एकेडमिक्स को कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉपर एक फार्मूला आपको दिया जाता है। उसके बाद डिस्टिंक्शन आ जाती है। डिस्टिंक्शन ये है कि आपने अपने बीएस में या एमएससी के दौरान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन ली हो। इसके अलावा जो है वो आ जाता है जी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के भी 3 नंबर होते हैं। हायर एजुकेशन में आ जाता है कि अगर आपसे बीएस या एमएससी की डिमांड की गई है तो आपके पास अगर एमफिल है तो एमफिल का एडिशनल 1 नंबर आपको दिया जाता है। पीएचडी का जो है वो या पोस्ट आके आपके पास तो उसके 3 नंबर दिए जाते हैं। ये थोड़ा बहुत माइनर चेंज होता है लेकिन ये एज अ होल इसी तरह ही रहता है। इसके अलावा 3 नंबर आपको हाफिज़ कुरान के मिलते हैं। अगर आपने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया हुआ है तो 3 नंबर आपको उसके भी मिलेंगे। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसके 45% मार्क्स हैं और उसके बाद इंटरव्यू है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले प्रॉपरली रीड द एडवर्टीजमेंट एंड वट एवर इज डिमांडेड इन द एडवर्टीजमेंट प्लीज़ प्रोवाइड दैट। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हायर एजुकेशन हो गई, हाफिज़ कुरान हो गया या डिस्टिंक्शन है तो वो आपने वो जमा करवाना है। फिर उसके बाद वो जो उनका स्टाफ होता है वो स्क्रूटनी करता है। स्क्रूटनी के बाद आपको जो है वो टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। तो टेस्ट के लिए वी विल सजेस्ट यू टू प्रॉपरली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टेस्ट। अब टेस्ट ऐसे नहीं है कि आप 1 हफ्ता या 2 हफ्ता तैयारी कर लें तो आपका टेस्ट तैयार हो जाएगा। टेस्ट बेसिकली आपकी ओवरऑल एवेल्युएशन करता है। जो आपने बीएस के दौरान में या एमएससी के दौरान में जो कुछ पढ़ा, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जाहिर बात है आप इन 3-4 सालों में जो कुछ पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी में रहते हैं। तो इसलिए आपसे वो जनरल नॉलेज जो आपने अपनी पढ़ाई के दौरान किया गया वो पूछा जाता है, प्लस
आप जब इसकी प्रिपरेशन करते हैं 2-3-4 हफ्तों के लिए, तो उसमें ये होता है कि वो आपका रिवाइज हो जाता है। तो रिवीजन से ये होता है कि आपकी मेमोरी के अंदर जो चीज़ अगर आप भूल भी चुके होते हैं तो वो दोबारा रिकवर हो जाती है। इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप टेस्ट से पहले अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर करें और तमाम सब्जेक्ट्स को इक्वली जो है वो आपने, ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड सब्जेक्ट हैं तो आप पढ़ के चले जाएं तो आप टेस्ट पास कर लेंगे। आपने तमाम सब्जेक्ट जो आपने बीएससी एमएससी के दौरान पढ़े हैं उनको जो है वो आपने पढ़ना होगा। और ख़ुसूसन में उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो पुराने सिस्टम में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ऐसा नहीं है, लेकिन पुराने सिस्टम में जो है पुराना बीएससी सिस्टम यानी वो 14 साल वाला और फिर एमएससी 16 साल वाले, तो उसमें ज़्यादा जो आप वेटेज आप देंगे वो बीएससी के सब्जेक्ट्स को देंगे। बीएससी से ज़्यादा जो है वो आपका आता है। लेकिन आजकल 4 ईयर बीएस प्रोग्राम है, तो आपने उसमें जितने भी सब्जेक्ट आपने तकरीबन 40-42 या 46 कोर्सेज पढ़े होते हैं तो उनको थारोली आपने स्टडी करना होता है। जहां तक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का तल्लुक है तो देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, सो यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। लाइक आई हैव अ लिस्ट, बेसिक कैलकुलस है, बॉटनी ज़ूलॉजी से आता है, बायोकेमिस्ट्री आती है, जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स है। ज़्यादा फोकस आपने करना है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इंट्रो टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, स्पेशल ट्रेंड्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, एडवांस बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर रिलेटेड ड्रग डिज़ाइनिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हैं, फिर जीनोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और इसके अलावा मॉडलिंग एंड सिमुलेशन है, बायो कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायो इंटेलिजेंस है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, ग्राफिक एंड विजुअलाइजेशन है, एक्सटेंसिव स्टडी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और इसके अलावा सिस्टम बायोलॉजी है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं आपने इनके बारे में जो है वो स्टडी करना है। देन यू मस्ट हैव a thorough knowledge on all the nucleotide and protein databases, what are different protein databases, what are different nucleotide databases, what are different softwares which we use for the study of different biological systems and molecules. There are many tools, there are many softwares, there are many programs like बायोडेटा है तो उसका क्या काम है, ये जीनियस है या मेगा है, इसके अलावा डिस्कवरी स्टूडियो है, और बहुत से इस तरह सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, टूल्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस काम के लिए आता है, या अगर आपने जी प्रोटीन की स्ट्रक्चर मालूम करनी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, अगर आप फंक्शन मालूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर उनकी एक्सप्रेशन मालूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर आप ड्रग डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो व्हाट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स यू विल बी यूटिलाइज। If you study different network analysis or some other systems, so what softwares and programs you will use। तो इसलिए स्टूडेंट्स को ये बात भी बताता चलूँ कि जो आपका टेस्ट होता है उसमें तकरीबन 25 to 30% जो है वो इंग्लिश होती है, और बाकी जो है वो आपके सब्जेक्ट से आएगा। तो बाकी जो सब्जेक्ट है वो तकरीबन 70 to 75% होता है। इसलिए इंग्लिश और जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आपके कोर्सेज हैं उन दोनों की तैयारी इंतहाई ज़रूरी है। टेस्ट के बाद आ जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जो है वो आपको कॉल किया जाता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो अंदर पैनल बैठा होता है वो पैनल के मेंबर्स कौन कौन लोग होते हैं। तो उस पैनल का एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन नॉर्मली जो है वो जो KPPSC के अपने जो चेयरमैन होते हैं या जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उनमें से होते हैं। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नॉर्मली यूनिवर्सिटी से आता है और एक कॉलेज साइड से होता है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। इसके अलावा एक साइकोलॉजिस्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इफ़ यू आर सूटेबल फॉर दैट जॉब और नॉट। अब बात आ गई इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में जैसे आप दाखिल होते हैं तो आपको मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सी चीज़ें आपकी ऑब्जर्व की जाती हैं, जिसमें आप जैसे आप एंटर होंगे, हाउ यू गेट परमिशन फ्रॉम द बोर्ड। आप प्रॉपर जाएं जी, आप उनको अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आई कम इन, आप उनसे परमिशन लें। अगर आपको इजाज़त देते हैं आप आके अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बैठें। तो जो चीज़ें वहाँ पे आपकी नोट की जाती हैं वो ये हैं कि इंटरव्यू के दौरान यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, यू मस्ट बी कम्युनिकेटिव, वोकल, एंड यू मस्ट हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरह से दूसरे को कन्विंस करते हैं, आप किस तरह से उनको जवाब देते हैं। और यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप इतने कॉन्फिडेंट हों कि आप जैसे अंदर जाएं तो आप ज़रूर दुआ भी पढ़ लिया करें। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी दाखिल होता हूँ तो अल्लाह का पाक
नाम अल्लाह का कलाम पढ़ के जाता हूँ एक, तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और एड्रेनलिन प्रोड्यूस नहीं होता। हमेशा याद रखें कि ये एड्रेनलिन या हार्मोन ऑफ फियर जब आपके अंदर प्रोड्यूस हो जाए तो फिर आप अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाते, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी प्रॉपर, योर वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज इनका आपस में जो है वो मैच होना चाहिए। आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। आपसे पैनल में मुख्तलिफ लोग बैठे होंगे, आपसे चेयरमैन अगर क्वेश्चन करते हैं तो आप उनकी तरफ देख के आप जवाब देंगे। आपसे कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट जब पूछता है तो आप उनको जो है वो आपका आई कांटेक्ट उनके साथ होना चाहिए। आपने नीचे नहीं देखना, आपका आई कांटेक्ट उनके साथ हो, ताकि आप जिस बंदे ने आपसे क्वेश्चन किया उसी को जो है वो जवाब दे रहे हों। आप जो है एंथुसियास्टिक होने चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, लेकिन पोलाइट होने चाहिए। ज्यादा कॉन्फिडेंट, जिसको हम कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर स्मार्ट, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें, जब भी आपसे सवाल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने क्वेश्चन बड़े इत्मीनान के साथ सुनना है, देन यू हैव टू आंसर। बात का ये होता है कि जैसे ही वो क्वेश्चन शुरू करते हैं तो जो कैंडिडेट होता है वो फौरन हाफ क्वेश्चन को कंप्लीट होने से पहले काट देता है और जवाब देना शुरू कर देता है। तो इसको जो है वो अच्छा नहीं तस्वर किया जाता, ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर स्मार्ट जो है वो कहा जाता है। फिर इसके अलावा नेवर कॉन्फ्लिक्ट विद द बोर्ड, जो आपका सिलेक्शन बोर्ड होता है या आपका जो पैनल होता है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाता है और अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते या नफी में, तो कभी भी ये नहीं कहना नहीं सर आप गलत है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि सर एज पर माई इंफॉर्मेशन या एज आई स्टडीड, मैंने जैसे मेरे नॉलेज में है या जैसे मैंने पढ़ा है तो उसके मुताबिक ये बात ऐसे है, लेकिन हो सकता है आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो उसके मुताबिक इस तरह से है। तो इसके अलावा जो है वो आपका जो सब्जेक्ट होता है आपका उस पर कमांड होनी चाहिए। जो भी सवाल पूछा जाए पहले अच्छी तरह सुने और फिर प्रॉपर जवाब दें। आंसर टू द पॉइंट, कभी भी एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, इरेलीवेंट बात नहीं करनी। आप डिटेल में जरूर जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि 2 की बजाय 3 लाइनें या 4 लाइनों का आंसर दिया जाए तो आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो। टीचर हमेशा जो होता है वो एलेबरेटिव होता है, वो जरूर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कभी भी आपने तमहीद नहीं बांधनी। जो आपसे सवाल किया गया है एग्जैक्ट उसका आपने जवाब देना है और अपनी बात को आपने खत्म कर देना है। फिर इसके अलावा जो मैटर करता है वो आपकी साउंड क्वालिटी और पिच मैटर करती है कि आप जब वहां पे बैठते हैं, एक पैनल बैठा हुआ आपके सामने, एक कमरा है, तो आपकी आवाज इतनी जो है वो मीडियम साइज होनी चाहिए, यानी ना इतनी नीची हो, इतनी धीमी हो कि पैनल तक आवाज ना पहुंच सके या वो आपसे बार बार जो है वो रिपीट करवाएं, और ना ही इतनी ऊंची हो कि वो जो है वो अनईजी फील हो रही हो। इसलिए आपने जाते ही अपने आप को जो है ना ऑप्टिमाइज करना है अपनी साउंड को, कि आपकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि उन तक पहुंच सके और ज्यादा डिस्टर्बेंस भी जो है वो काज ना करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपने क्या कहना है, व्हाट टू से, हाउ टू से एंड व्हेन टू से। आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्या बात आपने किस तरह करनी है, ठीक है, क्या कहना है, किस तरह से कहना है और कब कहना है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे जो बात पूछी जाए और आप सारी जो है डिटेल पहले ही दे दें, तो जो पैनल है उसके पास पूछने के लिए जो है वो कुछ भी ना रहे। तो जैसे आप जाते हैं इंटरव्यू में तो नॉर्मली ये होता है कि आपसे पहला क्वेश्चन किया जाता है जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपके लिए ये सबसे बेहतरीन मौका होता है अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए और एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालने के लिए कि आपने अपनी जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, माय नेम इज डॉक्टर फैसल नरोज, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आई एम सर्विंग इन हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा। और उसके बाद जो आपकी एजुकेशन है, आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी एंड पोस्ट डॉक इन मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर यूके। फिर उसके बाद आप अपनी जो अचीवमेंट्स हैं कि मेरी इतनी पब्लिकेशंस हैं, मेरे इतने एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, या जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, अच्छी अच्छी बातें, तो आपने 1 मिनट के अंदर, 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर अपनी जो प्लस पॉइंट्स हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देना है। फिर दूसरी बात यह कि आप इसके बाद आपसे वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल जी, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। जो डिटेल आपने
एप्लीकेशन में जो है प्रोवाइड की है, तो यू मस्ट रिमेंबर दैट इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू विल बी आस्क्ड सेम इन्फॉर्मेशन। इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे हॉबीज़ पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि मुझे जो है वो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, आपने लिखा स्पोर्ट्स का है लेकिन वहाँ पे आप कहते हैं जी मुझे गार्डनिंग अच्छी लगती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसलिए आपने ये जहन में रखना है कि जो चीज़ आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके शौक हैं, जो आपके बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे आपने ये जहन में रखना है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठें, आपका आई कॉन्टैक्ट उन पैनल वालों के साथ होना चाहिए। क्वेश्चन जो भी आपको पूछते हैं आपने पहले इत्मीनान के साथ सुनना है और फिर उसको आपने जवाब देना है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपने साइट करना है। जितना आप किसी रिसर्चर के काम को, फॉर एग्जांपल मुझे अगर पूछा जाता है जी कि जी विच इज़ द बेस्ट टूल फॉर एवोल्यूशनरी एनालिसिस या ट्रीज जनरेट करने के लिए, तो माय आंसर शुड बी विद साइटेशन एंड विद स्टेटिस्टिक्स कि जी ये मेगा है, मेगा सॉफ्टवेयर इसलिए अच्छा है कि हमें इजली अवेलेबल है, ये इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं और ये लेटेस्ट अभी जो है फलां साइंटिस्ट ने जो है वो डेवलप किया है और इसमें ये खसूसियात हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद जब आपसे इंटरव्यू मुकम्मल हो जाए तो आपको वो भेज देते हैं, तो आपने उस वक्त थैंक यू सर, आपने उनका शुक्रिया अदा करते हुए और स्माइलिंग फेस के साथ, हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप स्माइली फेस के साथ एंटर हों, फ्रेंडली इंटरव्यू दें और स्माइली फेस के साथ वापस आएँ। आपका अपने सब्जेक्ट पे जब होल्ड होगा तो आप कॉन्फिडेंट भी होंगे, तो हर तरह से आप कामयाब होंगे। हमेशा याद रखें कि जब आप तैयारी के साथ अल्लाह पे तवक्कल करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपके साथ आपके वालिदैन, आपके साथ की दुआएं होती हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको इन इंटरव्यूज़ में कामयाब व कामयाब करे। आमीन।